हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो। इसके पहले मैंने इसके क्वेश्चन का वीडियो अपलोड किया था। आज हम इसके वो क्वेश्चन के साथ उसका सोल्यूशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में और बहुत सिंपल एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर है। हम सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को बनाने वाले मेंडलीव थे, लेकिन उन्होंने एटॉमिक मास के बेस पर एलिमेंट और एटम को उसके अंदर अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर के एटॉमिक मास के ऑर्डर में। यहां पर चूंकि एटॉमिक मास के बेस पर वो टेबल बनी थी, उसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी। उसके बाद में मोजले आए, बोरबरी आए, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में यानी करेक्शन किया और न्यू टेबल दी, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें जो एटम है, चूंकि हम बोलते हैं कि एलिमेंट रखे गए, एक्चुअलिटी ये है कि उसमें एटम रखे गए, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास होता है, वो एटम का होता है। तो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पर, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर बेस्ड है और लेफ्ट टू राइट बनी हुई है। तो ऐसा कहा जाता है कि इस चैप्टर को अगर हमें समझना है तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमें समझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, लगातार मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सिस्टमेटिकली, यानी उसमें लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम रिएक्शन है, न्यूमेरिकल्स वाले हैं या फिर क्वेश्चन विद आंसर है। ऐसे आपको दिक्कत नहीं आएगी क्लास 12। चूंकि मैं कोचिंग में भी पढ़ाता हूं, यानी लंबे समय से कोचिंग लाइन में, यानी एमपी बोर्ड के बच्चों को भी और सीबीएसई के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। करंट में मैं सीबीएसई के स्कूल में भी हूँ, लेकिन जो मेरा वीडियो अभी मेरे बेस्ड है वो एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए बेस्ड है, क्योंकि एमपी बोर्ड के बच्चों के लिए यूट्यूब पर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे कंटेंट नहीं है। लोग बनाते हैं वीडियो, ऐसा नहीं कि बनाते होंगे बहुत अच्छे बनाते होंगे, लेकिन कोई टॉपिक डाल दिया यानी सिस्टमेटिकली कोई ऑर्डर यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नहीं है। और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, गांव से होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से होते हैं, आसपास कोई सुविधा नहीं होती है या फिर कोचिंग्स वगैरह नहीं होती है, तो उनको बहुत दिक्कत जाती है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आप इससे तैयारी करते हैं तो 101% मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 70 में से आपके आउट ऑफ 60 मार्क्स एग्जाम में जाएंगे ही। और अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो आप 70 मार्क्स भी टच कर सकते हैं। और अगर आप पढ़ने में मीडियम है या आपको लगता है तैयारी अच्छी नहीं हो पा रही तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और वर्ड टू वर्ड और वैसे ही क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं। 2005 से लेकर 2024 तक मैंने एनालिसिस किया है पेपरों का, उस बेस पर मैंने देखा है कि क्वेश्चन बार बार वही पूछे जाते हैं, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हमें इसकी तैयारी करनी है, ध्यान से देखना है। तो आज हम समझने वाले हैं चैप्टर 4 डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहां देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विथ आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम 12th केमिस्ट्री 2025। तो मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है, यहीं से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होती है, डी एंड एफ ब्लॉक, और इसके बाद कोऑर्डिनेशन, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके पहले जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसको समझने के पहले थोड़ा सा, हालांकि पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इससे रिलेटेड जो जो हमारे इसमें काम में आने वाला है उसको थोड़ा सा हम समझें, और बाकी हम आगे बात करेंगे। जो भी इसमें एसेंशियल होगा, जरूरी होगा, वो बेसिक समझाते हुए हम सारे क्वेश्चनों को समझेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने वैसे ही बनाए जैसे एग्जाम में क्वेश्चन देता है, और जिस प्रकार से एग्जाम में उसके आंसर लिखने पड़ते हैं उसी प्रकार से हमने यहां पर इसको डिजाइन किया है। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज ऑल्सो कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। हम सभी जानते हैं जो एलिमेंटों को रख रखा है, और हम ये कह सकते हैं जो एटम को रखा है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रखा है। 1 to 18 वर्टिकल कॉलम जिन्हें हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 1 to 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम, यानी ऐसे हम बोलेंगे आड़े कॉलम जिसको हॉरिजॉन्टल कॉलम, वो 1 to 7 होंगे, और वर्टी कॉलम 1 to 18 होंगे, जिसमें एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेस पर रखा गया है। और पीरियोडिक टेबल को लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी एटम का या किसी एलिमेंट का
कौन सी शेल में जाएगा, कौन सी शेल के सब शेल में जाएगा, उसके बेस पर पीरियोडिक टेबल को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो जो हमें पढ़ना है वो डी ब्लॉक पढ़ना है और एफ ब्लॉक पढ़ना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, चूंकि एलिमेंट से रिलेटेड ये चैप्टर है तो हमें कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए। अभी हम उस पर भी आएंगे और क्या जरूरी है वो भी हम उस पर सारे बेसिक्स को समझेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 तक रखे गए। कहां से रखे गए? ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक रखे गए और इनको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया। 4 सीरीज में मतलब 4 सीरीज में डिवाइड किया गया, 3D, 4D, 5D और 6D। तो टोटल इसमें 40 एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट है। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है हम इनकी भी बात करेंगे अभी, हालांकि जब समझेंगे तब इनके बारे में बताएंगे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है अलग से सेपरेट, क्योंकि प्री डिसाइडेड था कि 1 to 7 पीरियड और 1 to 18 वर्टिकल कॉलम होने चाहिए। अगर हम उनको वहां रखते तो टेबल थोड़ी और बड़ी हो जाती, बहुत ज्यादा उसमें स्पेसेस खाली रह जाते, इसलिए मेन टेबल के नीचे रख दिया गया, वो उसी का पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे टेबल में एफ ब्लॉक एलिमेंट रखे गए हैं जिसमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, और डी ब्लॉक को मेन टेबल में रखा गया ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक, 3D, 4D, 5D, 6D, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक में टोटल 40 एलिमेंट है। अगर 3 to 12 में अगर हम देखें हर कॉलम में यानी हर सीरीज में 10 एलिमेंट है, तो जो उसकी फर्स्ट सीरीज है वो 4th पीरियड में पड़ेगी, सेकंड सीरीज है 5th पीरियड में पड़ेगी, थर्ड सीरीज 6th में, और जो लास्ट वाली है वो लास्ट पीरियड में पड़ेगी 7th पीरियड में। हम उसको भी समझेंगे। तो यहां पर एक बार आप देख लें क्वेश्चन 1। तो हम थोड़ा सा फाइल को ऊपर करें, आप बने रहिए। अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो इसके आपके पूरे मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या बताना है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, और उसको डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोल रहे हैं। इसके साथ हमें इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप मेरे वीडियो में जाके देखेंगे। इसके ऊपर मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ कंटेंट रह गए थे। तो अभी 1-2 दिन में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर वीडियो बनाऊंगा। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हम इस चैप्टर को नहीं समझ सकते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सोल ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की आत्मा कहा गया, यानी पूरी केमिकल रिएक्शन उसी से रिलेटेड है। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंसेस को समझ पा रहे हैं तो हम केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो यहां पर हम इसका आंसर देखते हैं। क्लियर है? डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। जनरल मतलब आउटर मोस्ट सेल का, यानी पूरे डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो हमें बताना है। बच्चा कंफ्यूज होता है कि कैसे लिखना है। हर ग्रुप का एस ब्लॉक का अपना होता है, NS1 to 2 पी ब्लॉक का अपना होता है, NS2 NP 1 to 6 डी ब्लॉक का अपना होता है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलेंगे, पहले हम इसको देख लें, फिर हम थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में द एलिमेंट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के एलिमेंटों को हम बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखे गए। पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट बनी हुई है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। पहले रिएक्टिव मेटल आएंगी, फिर लेस रिएक्टिव मेटल आएंगी, उसके बाद रिएक्टिव नॉन मेटल आएंगी और लास्ट में नॉन रिएक्टिव मेटल आएंगी। तो यानी हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी हो या फिजिकल प्रॉपर्टी हो वो लगातार कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं बीच में रखे गए चेंजेबल एलिमेंट्स, यानी इसका मतलब होता है चेंजेबल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 3 to ग्रुप 12 एंड देयर आउटर 2 cells आर इनकम्प्लीट। जैसा हम सभी जानते हैं जो एटम होते हैं स्पेरिकल शेप होते हैं, गोलाकार होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सराउंडेड सर्कुलर पाथ होते हैं जिसको हम सेल्स और ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो इस ब्लॉक के एलिमेंट होंगे इनकी लास्ट की 2 सेल इनकम्प्लीट होंगी। जैसे एस ब्लॉक की लास्ट की 1 सेल इनकम्प्लीट होती है,
पी ब्लॉक की लास्ट की एक सेल कंप्लीट होती है, यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंटों की लास्ट सेल इनकम्प्लीट होती है, डी ब्लॉक की लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होती है, और आगे हम पढ़ेंगे एफ ब्लॉक की लास्ट 3 सेल इनकम्प्लीट होती हैं। तो यहां पर इनकम्प्लीट एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स कहां होगा, n-1 d ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल की जगह हम सबशेल वर्ड भी यूज कर सकते, तो हम ये कह सकते कि जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट सेल से ठीक पहले वाली सेल में, यानी लास्ट सेल और सेकंड लास्ट सेल, जिसको हम पेनल्टीमेट सेल भी बोलेंगे, उसमें एंटर होता, तो सो दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, इसलिए हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते। और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे आपको याद भी रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। n-1 d1 to 10, यानी जो लास्ट से ठीक पहले वाली शेल है उसमें d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, डिपेंड करता है हम कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। हमने बोला ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 में जितने भी होंगे एलिमेंट उसमें d1 होगा, ग्रुप 2 में d2 होगा, d3, और लास्ट 12 ग्रुप होगा उसमें d10 हो जाएगा। तो इस बेस पर 1 to 10 है, क्योंकि अगर हम देखें 3 to 12 तो ऐसे 10 वर्टिकल कॉलम होंगे, यानी वर्टिकल कॉलम जो पहला होगा उसका, जिसको हम ग्रुप 3 बोल रहे हैं, वो डी ब्लॉक का फर्स्ट वर्टिकल कॉलम, यानी पहला ग्रुप कहलाता है डी ब्लॉक का ग्रुप 3। और जो लास्ट रहेगा NS, उसमें एस में या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ऐसे हमने इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। बहुत सिंपल है, मैं फिर बता दूं आपको क्या ध्यान रखना है। डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं, इसलिए हम इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं। और इनकी आउटर मोस्ट सेल, यानी 2 आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट है, ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक रखे गए हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका डी सबशेल या डी ऑर्बिटल में जाएगा, इसलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हो। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये है। अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा लेंथी है तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हम ये भी लिख सकते हैं यहां तक कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, यहां तक लिख सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो है हम इसको यहां से अगर हटा भी दें कि लास्ट 2 सेल इनकम्प्लीट होती हैं तो भी यहां पर काम चलेगा, यानी लिखने की जरूरत नहीं है। बस इतना बताना है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल, सो इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। बाकी अगर वो छोटा सा एक सेंटेंस है उसको अगर लिखे, मैं क्या बता रहा हूं आपके लिए, मैं कंप्लीट सेंटेंस ला रहा हूं। मैंने सीबीएसई बोर्ड की का भी वैल्यूएशन किया है और एमपी बोर्ड का एक लंबे समय तक किया है, तो मैं आपको वैसे ही आंसर बताता हूं कि आंसर की लिमिट क्या है, कितने वर्डिंग में वो आंसर हमें लिखना चाहिए। तो यहां हमने देखा डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में एन आ रहा है, NS। तो एन क्या बोल रहे हैं, एन बोल रहे हैं हम लास्ट सेल है, और n-1 क्या है, पेनल्टीमेट सेल। अगर हम इसको बात करें तो इसको हम बोलेंगे सेकंड लास्ट सेल। क्या बोलेंगे इसको, सेकंड लास्ट सेल। सेकंड लास्ट सेल हम इसको यहां पर बोलेंगे। तो ऐसे हमारा यहां पर फर्स्ट आंसर कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में आपको बता दूं। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, तो ये वर्टिकल कॉलम है, हालांकि आपने पढ़ रखी होगी लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये वर्टिकल कॉलम है यहां पर, जैसे यहां पर ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो यहां पर हम ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक इसको क्या बोल रहे हैं हम, डी ब्लॉक। क्या नाम दे रहे हैं इसको, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और हम इसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 12 यहां पर, यहां से आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17 और देन 18। इसको हम नाम दे रहे हैं पी ब्लॉक। इस पूरे को हमने क्या बोला, पी ब्लॉक एलिमेंट। इसको पी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इन दोनों को हमने एक साथ बोला एस ब्लॉक एलिमेंट। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एस ब्लॉक और 13 to 18 पी ब्लॉक, इनके बीच में रखे गए। तो इनके बीच में रखे गए तो हम यहाँ पर देख सकते, ये यहाँ पर ये है इनकी सिचुएशन। क्योंकि आप अगर डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। तो हम काउंट कर लेते हैं,
यानी ग्रुप 3 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर कितनी रो है इसकी? 4 रो है। 4 रो में ये रखे गए, हर रो में 10 एलिमेंट्स है। तो ऐसे इसमें हम कितने बोले? 40 एलिमेंट्स है, 40 एलिमेंट है। तो यहाँ पर वर्टिकल कॉलम बना दी। अगर हम पीरियड की बात करें तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया, हाइड्रोजन और हीलियम आएगा। सेकंड हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आएगा। यहाँ पर थर्ड, और यहाँ पर हो गया फोर्थ। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फोर्थ से स्टार्ट हो रही है, यानी इस फर्स्ट सीरीज कहाँ से हो रही है? फोर्थ पीरियड से। फिर यहाँ पर आ गया फिफ्थ, सेकंड सीरीज, और उसके बाद आ गया सिक्स्थ, और उसके बाद आ गया यहाँ पर सेवंथ। ये स्टार्ट हो रही है। अब चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन डी में जाते हैं, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपने पढ़ा होगा कि जो सबशेल होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, एस पी डी एफ। तो मैं आपको एक बार फिर से यहां पर रिमाइंड करवा दूं। यहां पर जैसे हम बोलते हैं एस सबशेल। अब एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में 3 बॉक्स होते हैं। यहां पर डी की बात करें तो डी में कितने बॉक्स होते हैं? 5 बॉक्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और एफ में 7 बॉक्स होते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में एफ ब्लॉक भी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब एक बॉक्स में, चूंकि एस सबशेल में हम क्या बोल रहे हैं, ये सबशेल है। ये क्या है यहाँ पर? सबशेल। और यहाँ पर इनको क्या बोल रहे हैं हम? इनको बोल रहे हैं हम ऑर्बिटल्स। ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं होना, ऑर्बिटल्स। तो जैसे एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आता है, अगर हमें इसको फिल करना है तो हुंड्स लॉ को हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर रहेगा, सेकंड का डायरेक्शन नीचे रहेगा। अगर हमें पी, हम इस पूरे को कलेक्टिवली पी सबशेल बोल रहे हैं, इस पूरे को पी सबशेल। और पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अगर हमसे कहा जाए इसमें इलेक्ट्रॉन भरो, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 इलेक्ट्रॉन, ये भरने का ऑर्डर रहेगा। यहाँ पर डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक है उसमें केवल 2 ग्रुप रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, इसलिए पी ब्लॉक में 6 ग्रुप रखे गए। और डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए उसमें 10 वर्टिकल कॉलम है, यानी 10 ग्रुप्स है। और एफ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ऐसे हम बात करें तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सेपरेट नीचे रखे गए एफ ब्लॉक, उसमें 14 वर्टिकल कॉलम है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल और एफ सबशेल में 7 एफ ऑर्बिटल होते हैं। तो यहां पर हम फिर से देखते हैं इस टेबल को। तो हम इन्हें बोला कि ये इसका फर्स्ट ग्रुप है। क्या है इसका? ये फर्स्ट ग्रुप। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट है, इसमें हो जाएगा D1, इसमें हो जाएगा D2, इसमें D3, D4, D5, D6, D7 और यहाँ पर D8, यहाँ पर D9 और यहाँ पर हो जाएगा D10। तो यहाँ पर आके पूरा D फुलफिल हो जाएगा। अगर हम ऐसे में चलें तो हम बोलेंगे कि जो इसकी फर्स्ट रो यानी फर्स्ट सीरीज है, 4 सीरीज, फर्स्ट सीरीज में इसको 3D सीरीज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके लास्ट सेल 3D में जाएंगे। इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में जाएंगे, 5D में जाएंगे और 6D में जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें D1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें D1, इसमें D1 यानी 3D1, इसमें 3D2, इसमें 3D3, 3D4, यहां पर हो जाएगा यहाँ पर 3D10। अब हम इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पर सीधा सीधा बता रहे हैं। यहाँ पर जैसे 4D1, 4D2 और यहाँ पर हो जाएगा 4D10। यहाँ पर जैसे 5D1 और यहाँ पर 5D2 और यहाँ हो जाएगा 5D10 हो जाएगा। यहाँ पर 6D1, 6D2, 6D2 और यहाँ पर हो जाएगा 6D10। तो ऐसे हम क्या बोल रहे हैं कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? n-1 D 1 to 10
1 to 10 NS 1 to 2, ये इसका हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। तो चूंकि हमें इसका बेसिक्स पता होना चाहिए, बगैर इस टेबल को देखे बगैर या बगैर इसको हम इमेजिन नहीं करें, हम सोचे कि इस चैप्टर की हम तैयारी कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। यानी हमारे माइंड मैप में इतना तो होना ही चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए इससे रिलेटेड, लेकिन जहां आवश्यकता पड़ेगी मैं वहां बताऊंगा। तो हम फिर चलते हैं अपने क्वेश्चनों पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां पर देख लिया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। What do you mean by inner transition elements? Inner transition elements और F block elements। इनर ट्रांजिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लिंक करते हैं या उनके अंदर से ये बाहर आए हैं और इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन F सबशेल या F ऑर्बिटल में जाते हैं, इसलिए हम इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और हमें क्या बताना है, F ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है, और हमें उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आउटर मोस्ट सेल का। जैसे हमने डी ब्लॉक का देखा था वैसा हम एफ ब्लॉक का भी देखेंगे। तो पहले हम इसको देखते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इनको रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स कनेक्ट, ध्यान दें, these elements connect the transition elements of group 3 and group 4। group 3 and group 4 के एलिमेंट को ये कनेक्ट करते हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एंड देयर आउटर 3 सेल्स आर इनकम्प्लीट। इनकी आउटर 3 सेल्स इनकम्प्लीट होती है और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, n-2f ऑर्बिटल, यानी लास्ट सेल छोड़ दी, उसके बाद यानी सेकेंड लास्ट और थर्ड लास्ट सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, n-2f, जिसको हम एंटी पेनल्टी मेट शेल के नाम से भी जानते हैं। सो दे आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 को कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल रहे हैं। या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर स्पेस नहीं था इसलिए उसको नीचे बाहर अलग से रख दिया गया, इसलिए भी हम उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनके लास्ट की 3 सेल्स इनकम्प्लीट होती हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जैसे हमने 2, 8, 18, 32 ये वाला रूल पढ़ा है, इस टाइप से फुलफिल नहीं होते। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल या एफ सबशेल में एंटर होता है, इसलिए हम इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, याद होना चाहिए। n-2f 1 to 14 सारे इलेक्ट्रॉन इनके एफ में एंटर होते हैं, यानी थर्ड लास्ट सेल। इसको क्या बोलेंगे, सेकंड लास्ट सेल। n-1 d 0 to 1, या तो डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या डी में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और ns2 इनके सभी में, यानी चूंकि इसमें 2 रो हैं, हर रो में चूंकि इसमें हम क्या बोल रहे हैं 14 वर्टिकल कॉलम है, यानी हर रो में कितने एलिमेंट है, इसमें हर रो में इसमें 14 एलिमेंट है, तो 2 रो को मिला के 28 एलिमेंट है। 40 एलिमेंट डी ब्लॉक में, 40 और 28 इसमें, ऐसे हम ये कह सकते हैं डी और एफ को मिला के टोटल 68 एलिमेंट है। और आगे हम बात करते हैं, तो यहां पर जो ns है, क्या बोल रहे हैं हम, n को लास्ट सेल, n-1 क्या है, पेनल्टी मेट सेल। पेनल्टी मेट हम फिर इसको बोलेंगे, इसको सेकंड लास्ट सेल बोल रहे हैं हम, सेकंड लास्ट सेल। और जो n-2 है इसको बोलेंगे एंटी पेनल्टी मेट सेल, यानी हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, थर्ड लास्ट सेल, ये हमको बोलेंगे। तो हमें इतना लिखना है, यानी पहले हमने पढ़ा डी ब्लॉक और ट्रांजिशन क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या बोल रहे हैं हम, एफ ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर हम इस पीरियोडिक टेबल पर जाते हैं, क्योंकि हमने क्या बोला कि बगैर उसको देखे हम पीरियोडिक टेबल को नहीं समझ पाएंगे, हमें बार बार कहीं ना कहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, अब हम इसको क्लीन कर देते हैं यहाँ से। ठीक है,
चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर हम। तो इधर देखिए हम लेंथेनम, जैसे इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पर होता है 57 और इसका होता है यहाँ पर 72। 57 और 72, यानी यहाँ से 14 एलिमेंट निकालकर ये रख दिए गए 58 से यहाँ पर रख दिए गए। कहाँ तक रखे गए? यहाँ पर 71 तक, 71 तक, यानी टोटल 14 एलिमेंट। अब चूंकि यहाँ पर एल ए आता है, यहाँ पर एल ए आता है, एल ए मतलब लेंथेनम आता है यहाँ पर, थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लें। यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर एल ए क्या है? यहां पर लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद रखे गए हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं लेंथेनाइट, यानी सीरियम 58। सी क्या है यहाँ पर? सीरियम 58 से एल यू ल्यूटीशियम 71, 14 एलिमेंट लेंथेनाइट। और यहाँ पर ए सी एक्टिनियम के बाद निकाले गए हैं, यानी कहाँ से निकाले गए? 90 से, क्योंकि एक एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 और एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89, यानी इसके बाद के निकाले गए, इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हम देखते हैं इसमें 14 वर्टिकल कॉलम है। अगर हम इसकी बात करें तो कितने वर्टिकल कॉलम है इसमें? 14 वर्टिकल कॉलम है, इसलिए हम इसको बोलते हैं यहाँ पर कि हर कॉलम में, हर रो में, इसमें 2 रो रखी गई, हर रो में 14 एलिमेंट, 28 एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पर। चूंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको क्लीन कर देते हैं। आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि बगैर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बगैर हम इसको नहीं समझ पाएंगे। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और ये एफ ब्लॉक, इन दो के बारे में हमें पढ़ना है। तो अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स एनी टू कैरेक्टर। अब देखो फिर से क्वेश्चन, पहले में क्या था? डी ब्लॉक क्या है और हमें उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना था। यहां पर भी क्या बताना है? डी ब्लॉक क्या है और उसके 2 कैरेक्टर हमें लिखना है। तो एज इट इज डेफिनेशन, फिर हमने इसको दोबारा रिपीट किया। हम देख सकते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, कोई भी क्वेश्चन कर हम लिखते हैं, एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं उसका आंसर, तो वो कितनी स्टेप में दिया हुआ है। जैसे 2 स्टेप में डी ब्लॉक क्या है और उसके कैरेक्टर, तो हमें हेडिंग को बताकर फिर हमें उसके आंसर को अटेम्प्ट करना है। तो इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 3 to group 12 and their outer 2 cells are incomplete. Last electron enters in n-1 d orbitals। अगर ये वर्ड याद ना रहे तो हम d ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, लेकिन n-1 d ऑर्बिटल लिखें, चूंकि हम यहां पर लिख के भी बताएंगे कि क्यों हम इसको यहां पर बोल रहे हैं n-1 d ऑर्बिटल्स, हेंस दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे अगर हम बात करें कि स्कैंडियम यहां पर हम लेते हैं, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, यानी हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट भी है। तो इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, कॉन्फ़िगरेशन मतलब अकॉर्डिंग टू आपबाऊ, पहले हम आपबाऊ के बेस पर लिख रहे हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6। आपबाऊ के अकॉर्डिंग क्या भरेगा? 4s भरेगा, 4s2, और फिर यहां पर आ जाएगा 3d1 आ जाएगा। आपबाऊ के अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे हैं? इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी में जा रहा है, इसलिए हम इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। अगर हमने इसको अरेंज किया तो यहां तक तो ठीक है। फर्स्ट सेल में एक ही सब शेल है, सेकंड में 2 सब शेल होते हैं, ठीक है, 2s और 2p, तो इसको अरेंज कर दिया। फिर थर्ड में 3 होते हैं, 3s2 3p6, और इसको उठा के यहीं ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3d1, और 4s को बाद में ले जाएंगे। तो अब ये देखो, ये क्या हो गया? लास्ट सेल, और ये क्या हो गया यहाँ पर? सेकंड लास्ट सेल। तो अगर हम लास्ट सेल, हमने बोला लास्ट सेल का नंबर क्या है? 4 है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारे सामने लिखा हुआ है।
कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2 ns 1 to 2 ये लिखा हुआ है। तो n क्या है, यहाँ पर n की वैल्यू इसमें क्या है, 4 है। तो हम यहाँ पर जहां जहां n है वहीं वहीं वो सारी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर 4 रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 4s2। अब इस 4 को यहाँ अप्लाई करेंगे तो 4 - 1, 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3d, और उसके 3d में क्या आ जाएगा 1, यानी 3d1 और 4s2। तो इसको हमने अप्लाई किया। तो ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन निकालते, जो लास्ट सेल का नंबर होता है जहां जहां n होगा वो नंबर रखेंगे तो उनकी सारी शेल निकल आएगी यहाँ पर। तो यहां हमने इसको देखा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 to 10 ns1 to 2, और n मतलब लास्ट सेल और n-1 मतलब पेनल्टी मेट सेल, लास्ट सेल से ठीक पहले वाली सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इसका पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके कैरेक्टर हमें देखने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम जानते हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट, चूंकि आपने पढ़ा होगा डी ब्लॉक एलिमेंटों की डेफिनेशन है, उसके बाद उनकी सीरीज है, कितनी सीरीज में डिवाइड किया गया वो क्वेश्चन भी आता है, भी हम पढ़ेंगे, और इनके प्रॉपर्टीज और प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन। तो प्रॉपर्टीज में जैसे मेटेलिक नेचर के हैं, सारे मेटल्स हैं, उसके बाद मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय का फॉर्मेशन करते हैं, मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। ये सब इनके कैरेक्टर है और इनकी प्रॉपर्टी है। इसी को हमने पॉइंट बना दिया। पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता था, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता था इसमें से, तो क्या बोलते थे, राइट द 5 कैरेक्टर ऑफ डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमें कोई भी 2 कैरेक्टर बताने, तो हमने कुछ लिख रखे, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। जैसे हमने बोला कि एलिमेंट में जो 3 प्रकार के एलिमेंट है, मेटल है, नॉन मेटल और मेटालॉइड है। चूंकि मेटालॉइड की प्रॉपर्टी मेटल जैसी होती है तो हम बोलते हैं एलिमेंट की 2 कैटेगरी है, एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटालॉइड को भी मेटल में रख दिया गया। तो ऐसे 90 के अब मेटल है और बहुत कम नॉन मेटल है। अब मेटल में भी 3 टाइप की मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, फिर लेस रिएक्टिव मेटल और लीस्ट रिएक्टिव मेटल, या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल। तो जैसे हमने बोला कि मेटल की 3 कैटेगरी है, तो रिएक्टिविटी के बेस पर भी 3 कैटेगरी है और ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर भी 3 कैटेगरी है। जैसे हमने बोला सोडियम का एटॉमिक, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है +1, सोडियम हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। उसके बाद इनको बोलते हैं हम सिंगल वैलेंसी या सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट और मेटल। अब जैसे हमने बोला आयरन हो गया, आयरन की वैलेंसी +2 भी होती है और +3 भी होती है। इनको बोला हमने मतलब डाई वैलेंसी, या मतलब 2 वैलेंसी या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कंटेनिंग एलिमेंट। अब जैसे हमने यहां पर बात करी मैग्नीज, अब मैग्नीज 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, 3 भी दे सकता है, यानी +7 तक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंगल वैलेंसी, उसके बाद डाई वैलेंसी, 2 प्रकार की वैलेंसी, यानी वेरिएबल 2 वैलेंसी और वेरिएबल मैनी वैलेंसी। तो हम इनको मेटल को 3 टाइप से हमने 3 कैटेगरी में रखा गया, फिक्स सिंगल वैलेंसी और 2 वैलेंसी और वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी मतलब फिक्स नहीं है कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, कितने भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि इनके डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। फिर दे फॉर्म कलर्ड आयंस, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन भी बने जिनकी बात हम करेंगे। दे फॉर्म एलॉयज और दे आर गुड कैटालिस्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो हमने इतने सारे इसके कैरेक्टर लिखे, कोई भी 2 कैरेक्टर हमें इसके यूज करना है। मैं आपको बता दूं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, ऐसा कहा जाता है, हम पढ़ते भी आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हैं और एटम है, केवल उनकी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, और लास्ट सेल इनकी है क्या, ns 1 to 2। अगर मान लो कि इनके s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है। इस बेस पर तो 40 एलिमेंट, जो 40 एलिमेंट है, वो +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही उसको शो करना चाहिए। लेकिन इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी ये
कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डिपेंड करता है उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो फिर हम बात कर रहे हैं डी की, तो इनके जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, डी सबशेल के इलेक्ट्रॉन है, ये भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के समान बिहेव करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डी से जस्ट लगा हुआ, जैसे स्कैंडियम को हमने पढ़ा था 4s फिल हुआ फिर 3d फिल हुआ, यानी इसके s से लगा हुआ होता है डी, दोनों की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिस कारण डी के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के समान बिहेव करते हैं। एक चीज आप इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में ध्यान रखना, डी ब्लॉक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी हैं यानी ट्रांजिशन एलिमेंट की, वो सब डी इलेक्ट्रॉनों के कारण है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंटों के डी सबशेल और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इनके ये जो इतने कैरेक्टर ये रख रहे हैं या शो कर रहे हैं जो हमने लिखे, इनके एक भी कैरेक्टर ये शो नहीं करते, इक्का दुक्का कैरेक्टर को छोड़ के नॉर्मल अदर एस ब्लॉक एलिमेंट या एस ब्लॉक मेटल जैसा ये बिहेव करते। तो जो भी इनकी प्रॉपर्टी है आपको माइंड सेट करना है n-1 डी ऑर्बिटल, n-1 डी सबशेल के कारण है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें डी ऑर्बिटल अगर खाली है तो ही ये इस टाइप की प्रॉपर्टी शो करेंगे, जैसे ग्रुप 12 एलिमेंट जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉम्प्रेंसिव, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं माना गया क्योंकि इसका डी पूरा फुलफिल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको पढ़ते समय जो जो मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों को आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th देखते हैं हम। राइट द डेफिनेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इट्स एनी टू कैरेक्टर। अब ये भी वैसे ही है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है, तो बात वही हो गई, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रुप 3 और ग्रुप 4 को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के बीच से ये निकाल कर बाहर रखे गए, इसलिए हम इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा है इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट बोल रहे हैं। और इनकी आउटर मोस्ट सेल, 3 आउटर सेल इनकी इनकम्प्लीट होती हैं। और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पहले ये वर्ड अटैच होगा जनरल, उसका मीनिंग होता है केवल लास्ट सेल का आपको बताना है जहां जहां उसके इलेक्ट्रॉन फुलफिल नहीं है या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो n-2f1240, n-1 d021 और ns2। n-2 का मीनिंग एंटी पेनल्टी, थर्ड लास्ट सेल, n-1 पेनल्टी मेट सेल, सेकेंड लास्ट सेल, और n मतलब लास्ट सेल, n-1 और n-2 लास्ट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट। अब इसके हम कैरेक्टर देखते हैं, एफ ब्लॉक के कैरेक्टर क्या है, डी ब्लॉक से रिलेटेड ही है। तो फर्स्ट हम इसका कैरेक्टर, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ही लिख देंगे, ये है। सेकंड कैरेक्टर क्या लिख देंगे हम इसका, 3 सेल्स इनकम्प्लीट हैं। तीसरा कैरेक्टर क्या हो गया, दे फॉर्म कलर्ड आयंस एंड पैरामैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर भी शो करती है। तो कलर्ड आयन ध्यान रखना, ऐसे एलिमेंट और एटम जिनकी आउटर मोस्ट सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलर्ड नेचर के होते, यानी विजिबल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर इमिट करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं, जिस कारण वो कलर्ड नेचर के होते हैं। और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर बॉक्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, क्योंकि हमने क्वांटम नंबर पढ़ा है, क्वांटम नंबर में जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है यानी क्लॉकवाइज, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो नीचे होता है लोअर, यानी इसकी वैल्यू प्लस हाफ, और नीचे जो होगा उसकी माइनस हाफ, यानी सिंगल चार्जेबल इलेक्ट्रॉन होते, जिस कारण ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है और मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है। तो चूंकि हम इसके कैरेक्टर पढ़ रहे हैं तो हमने इसके कैरेक्टर को बता रहे हैं। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डेफिनेटली वो एटम और एलिमेंट कलर्ड नेचर का होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो डेफिनेटली वो मैग्नेटिक नेचर का होगा, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा, मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट से रिपल होगा, और बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा, यानी फेरोमैग्नेटिक नेचर का होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। पहला डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो।
डाई मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, और पैरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं बट कम है तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होगा, और फेरो मतलब बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। चूंकि हम पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फिर से रिपीट हुआ, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन हाउ मैनी सीरीज दे आर डिवाइडेड, एक्सप्लेन शॉर्टली। अब देखो आप क्वेश्चन वही है लेकिन कैसे घुमाया, पहले डी ब्लॉक पूछ रहे क्या है और उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर पूछा डी ब्लॉक क्या है उसके कैरेक्टर लिखो। अब क्या आ गया, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है और कितनी सीरीज में उसको डिवाइड किया गया है, शॉर्टली हमें समझना है। तो फिर वही डेफिनेशन रिपीट होगी। आंसर देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोल रहे हैं, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब आपको ये याद हो जानी चाहिए, दीज एलिमेंट्स आर फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ग्रुप 3 से स्टार्ट होंगे ग्रुप 12 तक होंगे, एंड देयर आउटर 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट, देयर आउटर 2 सेल्स आर इनकम्प्लीट एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1 d ऑर्बिटल्स, सो दे आर कॉल्ड डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट। देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, ये याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछते हैं। n क्या है, लास्ट सेल, और n-1 क्या है, पेनल्टीमेट सेल, सेकंड लास्ट सेल। मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि अगर आप मेरे बताए हुए जो आंसर इनको फॉलो करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत पॉइंट टू द पॉइंट और बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब एक बाउंड्रिकल कितनी लिमिट होनी चाहिए उस हिसाब से मैंने अपने आंसर को चूंकि अरेंज किया है। अपनी कोचिंग्स में जैसा पढ़ाते हैं वैसे ही मैं आपको उसी टाइप से यानी वैसे ही आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो आप इसको एज इट इज याद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इसका कंपेयर दूसरे आंसर से करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ सर के द्वारा बताया गया आंसर बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, और चूंकि बोर्ड में भी जो आंसर रहते हैं वो एज इट इज रहते हैं, यानी बोर्ड भी कहता है कि आप पॉइंट टू द पॉइंट बताओ, ज्यादा लेंदी और बहुत ज्यादा घुमा फिरा के आप उसके आंसर को ना बताएं। पता चल रहा है टीचर समझ ही नहीं पा रहा है। अब तो ये हो गया डी ब्लॉक। अब हमें क्या बताना है, कितनी सीरीज में इसको डिवाइड किया गया है। यहां से थोड़ा सा ये टफ पार्ट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 सीरीज, 4 सीरीज में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट, पहला पॉइंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और 3D हमने अभी पढ़ा। डी ब्लॉक एलिमेंट की 4 रो है, यानी 40 एलिमेंट है, हर रो में 10 एलिमेंट्स है, तो जो उसकी फर्स्ट रो है उसको हम बोल रहे हैं 3D सीरीज, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन उसमें 3D में जाएंगे। ठीक है, अब उस सीरीज की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम 4th पीरियड। हमने शुरू में बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में 4th पीरियड है उससे उसकी फर्स्ट सीरीज स्टार्ट होती है। एक बार फिर हम इसको देख लें ताकि आपको फिर मेमोराइज हो जाएगा। ये है, ये फर्स्ट पीरियड है पूरा। ठीक है, यहां पर फिर से हम देखते हैं इसको, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। तो 4th पीरियड से ये स्टार्ट है। स्कैंडियम हम बोलेंगे, इसकी फर्स्ट सीरीज का एलिमेंट स्कैंडियम। 5th पीरियड में क्या आएगा, इट्रियम। 6th में क्या आएगा, लेंथिनम, और 7th में क्या आएगा, एक्टिनियम। तो फर्स्ट सीरीज पीरियड 4th, सेकंड सीरीज 5th पीरियड, थर्ड सीरीज 6th पीरियड, 7th ये 4th सीरीज 7th पीरियड। तो ऐसे आपको इसको ध्यान रखना है। अब हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, तो हमने क्या बोला, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हम क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसको आपने देख लिया, एक बार फिर से समझ लिया। दिस सीरीज स्टार्टेड 4th पीरियड। एलिमेंट क्या है उसमें, स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21 स्कैंडियम होगा, और लास्ट कहां पर होगा, जिंक 30 क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ जिंक, और 21 क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ स्कैंडियम। 21 से स्टार्ट होगा और 30 पर एंड होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस टाइप की हम इस फर्स्ट जो उसका है, यानी जो फर्स्ट उसका पीरियड पड़ेगा
वो फोर्थ पीरियड में उसकी फर्स्ट सीरीज पड़ेगी। तो कहां से स्टार्ट है, स्कैंडियम 21 से, और कहां पर एंड हो जाएगा, जिंक 30 पर ये एंड हो जाएगा एटॉमिक नंबर। तो क्या आ रहा है इसमें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 3d ऑर्बिटल, सो इट इज आल्सो कॉल्ड 3d सीरीज, इसको 3d सीरीज भी बोलेंगे। तो अभी हमने पढ़ा इसका क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d1 4s2, और इसका क्या आएगा जिंक का 3d10, और आएगा इसका 4s2। डी यहां से चला d1 d2 d3 d4 d5 d6, और यहां पर हो जाएगा d10। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी सेकंड सीरीज। सेकंड सीरीज और 4d सीरीज। दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम फिफ्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड में पड़ेगी, इट्रियम 39 से स्टार्ट होगी और कैडमियम 48 पर ये एंड होगी। और इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल्स में जाएंगे, इसलिए हम इसको बोलेंगे 4d सीरीज। अब इसके एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी नहीं है, वो तो हमने उसको बताया है। एग्जाम्पल हमें केवल ये बताना है फर्स्ट सीरीज कहां से स्टार्ट है, कहां पर एंड है, और उसे 3d सीरीज क्यों बोलते हैं। सेकंड सीरीज बतानी है कहां से स्टार्ट है और कहां पर एंड है, और इसको 4d सीरीज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसमें ये मेंशन करना जरूरी नहीं है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4d सीरीज, बस इतना बताना है। इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डिनम, टेक्सनियम, रूडियम, लीडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम, ऐसे इसके नाम रखे गए। फिर यहां पर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 5d सीरीज। दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड में इसकी जो है थर्ड सीरीज पड़ेगी। कहां से स्टार्ट है, ध्यान दें, लेंथेनम 57 और हैपनियम, इन दोनों को इंक्लूड किया गया, लेंथेनम 57 और हैपनियम 72, क्योंकि इसके बीच के 14 एलिमेंटों को निकालकर नीचे रख दिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि लेंथेनम से स्टार्ट होगी और मरकरी पर एंड होगी, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। ऐसे में तो फिर बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 24 एलिमेंट आ जाएंगे, तो 24 एलिमेंट थोड़ी है, इसमें 10 एलिमेंट है, तो क्या बोलेंगे, लेंथेनम हैपनियम HF72 से स्टार्ट है और एंड कहां पर है, मरकरी 80 पर एंड है। फिर ध्यान दें, लेंथेनम कॉमा लगा के हैपनियम, फिर लिखेंगे कहां पर एंड हो रही है, मरकरी पर, तो 2 एलिमेंट ये हो रहे हैं यूज, और 72 के बाद कंटिन्यू 80 तक यूज होंगे। इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5d ऑर्बिटल, कहां जाएगा, 5d ऑर्बिटल में, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 5d सीरीज, इसीलिए हम इसको 5d सीरीज भी बोलेंगे। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसके, लेंथेनम, हैपनियम, टेंटिनम, टंगस्टन, ठीक है, रीडियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी नहीं है यहाँ पर, तो देख सकते हैं ऐसे हमने यहाँ पर इसकी थर्ड सीरीज को समझा। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज और 6d सीरीज। दिस सीरीज स्टार्ट फ्रॉम सेवंथ पीरियड, यानी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ। एक्टिनियम AC80, एक्टिनियम यहां पर है, एक्टिनियम 89, थोड़ा सा सुधार लेना यहां पर, एक्टिनियम 89, और क्या आ जाएगा, रदरफोर्डियम 104। अब इसके बीच के यानी 89 से लेके 104 के 14 एलिमेंट्स नीचे रख दिए गए। लेंथेनम के बाद रखे तो लेंथेनाइड, और AC को बोलते हैं एक्टिनियम, इसके बाद रखे गए तो एक्टिनाइड, और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड इज ऑल्सो कॉल्ड F ब्लॉक एलिमेंट। कहां पर एंड हो रही है, एंड्स कॉपरेंसियम CN112, यहां पर इसकी एंडिंग है। इन दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 6d ऑर्बिटल, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड 6d सीरीज। तो 4 सीरीज हो गई, 3d, 4d, 5d, 6d, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट कहां पड़ेगी, फोर्थ पीरियड में, सेकंड कहां पड़ेगी, फिफ्थ में, थर्ड कहां पड़ेगी, सिक्स्थ में,
और जो उसकी फोर्थ सीरीज है वो 7th पीरियड में पड़ेगी। ये इसके कॉमन वर्ड है। कहां से स्टार्ट हो रही है ये भी आपको ध्यान रखना। फर्स्ट जो सीरीज है वो स्कैंडियम से स्टार्ट है 21 से, जिंक 30 पर एंड है। सेकंड इट्रियम 39 से स्टार्ट है, कैडमियम 48 पर एंड है। जो थर्ड है वो लेंथेनम 57, हैपनियम 72 से स्टार्ट है और मरकरी 80 पर एंड है। और जो फोर्थ है वो एक्टिनियम 89, रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट है और कॉम्प्रेहेंसिव CN 112 पर एंड है। बस ये आपको ध्यान रखना कहां से स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉन लास्ट किस में जा रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना। और किसी एक सीरीज का आपको एग्जाम्पल लिख देना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या है, कितनी सीरीज में इसको डिवाइड किया गया, शॉर्टली हमें इसको समझाना है। ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द रीजन। क्या बताना है हमें, रीजन बताना है। गिव द रीजन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां से रीजन में यहां पर नंबर ए क्वेश्चन हमने इसको ABCD के बेस पर अरेंज कर रखा। ट्रांजिशन एलिमेंट सो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं है। जैसे सोडियम, हमने अगर बात करते फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट की अगर हम बात करें, जैसे फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। सेकेंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो जैसे हम बोलते हैं सोडियम की वैलेंसी +1, मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, पोटेशियम की वैलेंसी +1, कैल्शियम की वैलेंसी +2, जैसे बेरियम की वैलेंसी +2। इसको बोलते हैं सिंगल वैलेंसी कंटेनिंग मेटल, फिक्स है। तो इस प्रकार से इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एग्जाम्पल से अभी हम इसको समझेंगे यहां पर। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान दें, बिकॉज देयर इज लेस डिफरेंस इन energies of their n-1 d orbitals and ns orbital, यानी ns से लगा हुआ है n-1 d, ड्यू टू विच along with ns orbital, जिस कारण ns ऑर्बिटल के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेक पार्ट इन फॉर्मिंग बॉन्ड्स। देयर ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे n-1 d ऑर्बिटल में, हायर विल बी देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो बात समझ में आ गया। ns और n-1 d ऑर्बिटल की एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है, जिस कारण ns के साथ साथ n-1 d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के समान बिहेव कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल एक लिखना है। हमने यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज बता रखा है। स्कैंडियम के एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 और कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो हम लास्ट की बात करते हैं, लास्ट सेल यानी 3d1 और 4s2। अब 4s है तो 4s के इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड माना गया, क्योंकि 4s के बाद क्या लगा होगा 4p, बट इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो 4s में यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2 और 4p में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। डी ब्लॉक एलिमेंटों को अगर जरा सी एनर्जी मिलती है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला गया तो अब ये वाला इलेक्ट्रॉन वहां गया तो अनपेयर्ड हो गए। इसलिए हम s लास्ट के ns इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मानते हैं। तो जब भी ये बॉन्डिंग करेंगे तो पहले ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर देगा, तो क्या बोलेंगे स्कैंडियम की वैलेंसी कितनी हो गई है +2। डी की बात करें हम तो डी में इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इलेक्ट्रॉन भी दे देगा। जब डी ब्लॉक एलिमेंट डी के इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे जैसे स्कैंडियम, तो फर्स्ट वैलेंसी +2, अब डी का भी एक दे रहा तो एक साथ बताएंगे इसको हम +2 एंड +3। तो यहाँ पर +2 टाइटेनियम लास्ट के देगा तो +2, डी का एक निकलेगा तो +2 + 1 3 हो गया, फिर एक और देगा डी का
तो +4। जैसे मैग्नीज हो गया, एस के दोनों दे देगा +2, फिर डी का एक निकला तो +3, डी का एक और निकलेगा तो +4 और निकलेगा तो +5 +6 मेटल में सबसे ज्यादा जो वेरिएबल वैलेंसी होती है वो मैग्नीज की होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देता है? मैग्नीज मेटल में। और नॉन मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आयोडीन देता है, यानी आयोडीन भी 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है अगर वो फ्लोरीन से रिएक्ट करता है। तो इसको बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको समझ में आ गया होगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें एनएस और डी ऑर्बिटल की एनर्जीज में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिस कारण एनएस ऑर्बिटल के साथ साथ n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के समान बिहेव करते हैं और बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। डी सबशेल और डी ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होगी, उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयन। ये भी एग्जाम में बहुत आता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन वाला जिसे हमने समझा वो भी एग्जाम में बहुत पूछते हैं। तो कलर्ड आयन किस पर डिपेंड करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। अगर हम बात करें डी की, जैसे ये डी है, यहां पर देखते हैं, जैसे डी सबशेल में हम बात करें कितने ऑर्बिटल है? 5, 1 2 3 4 5। ये सब क्या है? डी है। इनके सबके अपने नाम होते हैं, बट हमें यहाँ पर जनरली हम इसको केवल डी लिख रहे हैं। 5d ऑर्बिटल इन डी सबशेल। तो सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये 1 2। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब विजिबल रेडिएशन या विजिबल लाइट के कांटेक्ट में होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक्साइटेड होके चले जाएंगे आगे। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइटेड होके यहां चला गया, अब कहां गया? डी से डी में गया, तो हम इसको बोलेंगे डी डी ट्रांजिशन। क्या नाम देंगे हम इसको? डी डी ट्रांजिशन। इसको नाम देंगे हम यहां पर डी डी ट्रांजिशन। अब जब इसको एनर्जी देना बंद करेंगे तो जो इसने हीट एब्जॉर्ब करी वो विजिबल लाइट, चूंकि हम जानते हैं जो विजिबल लाइट है, फिजिक्स हमने पढ़ा है 7 कलर से मिलकर बनी होती है। तो कोई कलर की रेडिएशन इसने एब्जॉर्ब करी, जब ये रिटर्न होगा अपनी जगह पर तो उस रेडिएशन को ये एलिमिनेट करेगा, बाहर निकालेगा। चूंकि विजिबल रेस यानी कलर कॉम्बिनेशन था बहुत सारे, यानी 7 कलर के कॉम्बिनेशन को हम विजिबल लाइट बोलते हैं। तो जब ये रिटर्न होगा तो जो उसने एब्जॉर्ब किया था रेडिएशन को उसको रिलीज करेगा, वो किसी ना किसी कलर की होगी, और जो उसने लिया था उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो रिलीज करेगा। तो जिस कारण ये हम बोलते हैं कि कलर्ड नेचर शो करते हैं। तो वेरिएबल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड थी? n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर। कलर्ड प्रॉपर्टी किस पर है? n-1 डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर बेस्ड है। और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में अनलिमिटेड बार पूछे गए और पूछे भी जाते हैं। तो अब हम इसके आंसर को बहुत अटेंशन के साथ देखेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स आर कलर्ड इन सॉलिड और इन एक्वस सॉल्यूशन। दोनों स्टेट में, सॉलिड और एक्वस में कलर्ड प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब उसका रीजन क्या बता रहे हैं? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 डी ऑर्बिटल। उनके n-1 डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब रेडिएशंस ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे, ड्यू टू विच, ऐसा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और मूव फ्रॉम 1 डी ऑर्बिटल टू अनदर डी ऑर्बिटल। एक डी ऑर्बिटल से कहा चले जाएंगे? उसी सबशेल के दूसरे डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑर्बिटल, विच इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। अगर ऐसा होगा तो क्या बोलेंगे? डी डी ट्रांजिशन। एज अ रिजल्ट उसके बाद जब लौटेंगे रिटर्न अपने बॉक्स में वापस आएगा इलेक्ट्रॉन, तो एज अ रिजल्ट द रिफ्लेक्टेड लाइट इज कलर्ड। कैसी होगी? कलर्ड इंस्टीड ऑफ व्हाइट। व्हाइट, चूंकि विजिबल लाइट को हम व्हाइट लाइट भी बोलते,
तो बोला व्हाइट लाइट रिलीज ना करके, क्योंकि हमने पढ़ा है 7 कलर का कॉम्बिनेशन विजिबल लाइट, तो वो कलर्ड लाइट होगी। दिस कलर इज, ध्यान दे, कॉम्प्लीमेंट्री टू द कलर एब्जॉर्ब बाय देम, जो कलर उसने एब्जॉर्ब किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो रिलीज करेंगे। एग्जाम्पल हमें एक लिखना है, तो कॉपर सेकंड सॉल्ट, यानी कॉपर का ऐसा कंपाउंड जिसमें उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं, एब्जॉर्ब रेड लाइट, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इमिट ब्लू ग्रीन कलर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, रेड का ब्लू ग्रीन कलर। एक और एग्जांपल यहां पर देखते हैं, टाइटेनियम सेकंड सॉल्ट एब्जॉर्ब येलो लाइट, येलो लाइट एब्जॉर्ब करेगा और इमिट क्या करेगा, वायलेट कलर, तो वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, वायलेट का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ यहां पर, येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। हम यहां पर रीजन बताना है और ये रीजनिंग क्वेश्चन बहुत आते। ट्रांजिशन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें मेटल दूसरे सब्सटेंस, एटम, मॉलिक्यूल और आयन के साथ, जिनको लिगेंड बोलते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। लिगेंड अपना लोन पेयर मेटल को देता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो मैंने बताया था आपको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 पॉइंट पर डिपेंड करता है। एक ऐसा एटम जिसके पास लोन पेयर है, देने वाला होना चाहिए लोन पेयर, और दूसरा एटम जो उसको ले रहा है उसके पास उस लोन पेयर को रखने की जगह होनी चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हमने उस समय भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी डी ब्लॉक में ज्यादा होती है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंटों में वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सपोज करो स्कैंडियम है, स्कैंडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अब कोई लिगेंड इसको लोन पेयर देगा तो ये डी ऑर्बिटल में लोन पेयर रख लेगा, तो लोन पेयर रखने की इसके पास जगह है। हालांकि चूंकि डी के पास स्पेस बहुत है, इसलिए हम बोलते हैं कि डी ऑर्बिटल यानी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। जबकि आगे ऐसा भी होता है, एस में भी लोन पेयर रख सकता है और आगे के पी भी यूज कर सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट, और आगे के डी भी यूज कर सकता है, यानी आउटर डी यूज करता है तो उसको बोलते हैं हम आउटर डी ऑर्बिटल कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स। अंदर के यूज करेगा तो इनर बोलेंगे, तो बाहर के डी भी यूज कर सकता है। लेकिन जनरली मेन प्रॉपर्टी जो है वो इसके कारण है n-1, अंदर के यूज करेगा तो क्या बोलेंगे n-1d, और बाहर के डी यूज करेगा तो क्या बोलेंगे इसको हम nd, nd मतलब आउटर डी। तो चूंकि आउटर की तो बात हम बाद में कर रहे हैं, अभी हम क्या बोल रहे हैं, इसके यानी सेकंड लास्ट के जो डी सबशेल होते हैं उसमें डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, खाली होते हैं, लोन पेयर रखने की जगह है, इसलिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इजीली बनाता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये इजीली बनाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इजीली क्यों बना रहे, तो इसके आंसर को हमने नीचे लिख रखा है, इसके आंसर को हम यहां पर देखते हैं। ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज देयर स्मॉल साइज, जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनका स्मॉल साइज है, हाई आयोनिक चार्ज, हाई आयोनिक चार्ज है, और अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, उसमें डी ऑर्बिटल खाली होते हैं। ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स खाली होने के कारण दीज मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट लोन पेयर, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय लिगेंड, लिगेंड से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, दस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है हर क्वेश्चन के साथ रीजनिंग वाले से। तो क्या बोल रहे हैं, CuNH3 यानी टेट्रामाइन कॉपर सेकंड सल्फेट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉपर, और कॉपर क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, यानी कॉपर का कॉम्प्लेक्स, अगर कॉपर नहीं होता तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता। तो यहां पर लिगेंड क्या है NH3,
4 लिगेंडों ने यानी 4 NH3 ने उसको 4 लोन पेयर दिए और कॉपर के पास बॉक्स खाली थे उन लोन पेयर को रखने के लिए, तो उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Why do transition metals form alloy? ट्रांजिशन मेटल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल अलॉय फॉर्म करते हैं। अलॉय किसको बोलते हैं हम? मिक्सचर ऑफ मेटल। मिक्सचर ऑफ मेटल, नॉन मेटल भी यूज होती है अलॉय बनाने में, लेकिन जनरली अलॉय वर्ड मिक्सचर ऑफ मेटल के लिए यूज किया गया। तो अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में जो, जैसा मेटल को प्योर बोलते हैं, जितने भी एलिमेंट है वो सब प्योर है। प्योर है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, चूंकि मेटल सॉलिड है। क्रिस्टलाइन का मीनिंग होता है जब उसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल सिस्टमेटिकली अरेंज होते, जैसे हमने कहा पीस ऑफ मेटल है। अब हमने इसको देखा तो हमने इसमें बोला कि जो एटम है उसको हमने सर्कल के फॉर्म में माना, तो सर्कल फॉर्म मतलब सर्कल ऐसे जमे हुए, यानी इसके एटम सिस्टमेटिकली अटैच हैं। इसको क्या बोलेंगे? जब किसी क्रिस्टल में उसके कॉन्स्टिट्यूट सिस्टमेटिकली अटैच होते, इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इसको बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। सपोज करो कि हमने बोला कि ये कॉपर के एटम है, क्या ये कॉपर। अब हमने इसको मेल्ट कर लिया और इसमें जिंक में मिलाना है हमें, तो जिंक को भी हमने मेल्ट कर लिया और इसका रेशियो डिसाइड करके दोनों को मेल्ट करके आपस में मिला दिया। तो इनके बीच बीच में, यानी एक एटम क्या करेगा, इसको हटाएगा या फिर इसके बीच में जगह ले लेगा या उसको रिप्लेस करके उसकी जगह में ले लेगा, यानी एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होगा। यानी एक मेटल के क्रिस्टल लैटिस में दूसरी मेटल के एटम ऑक्यूपाई हो जाते, स्पेस ले लेते उसके इंटरस्टिशियल स्पेस गैप में, या उसको रिप्लेस करके एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लेते, लेकिन रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर में एटम रिएक्ट नहीं करेगा, यानी दो सब्सटेंस रिएक्ट नहीं करेंगे। और जब ये सॉलिड होगा तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म होगा। यूनिफॉर्म यानी सारे, मतलब उसके ऑल द सरफेस में वो इक्वल फॉर्म में फैल जाएंगे, यानी हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कितनी मेटल को मिलाकर वो मिक्सचर बना है। तो आंसर देखते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अलॉयज बिकॉज देयर एटॉमिक साइज आर वेरी सिमिलर। सबके साइज लगभग एक जैसे होते। अलॉइंग वन मेटल टू रिप्लेस, ध्यान दें, अनादर इन इट्स लैटिस। क्रिस्टल लैटिस में वो उसको अलाउ करती है, यानी रिप्लेस करेगी और उसको अलाउ करेगी। फॉर्म अ सॉलिड सॉल्यूशन, फिर एक सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म होगा विच इज नोन एज एन अलॉय। ऐसे अलॉय फॉर्म होगा। अब अलॉय बनाने की जरूरत क्या थी, तो उसकी प्रॉपर्टी देखे। जब अलॉय बना तो उसमें क्या चेंजेस हुए। दीज अलॉयज आर रिलेटिवली हार्ड, जिनसे मिलकर वो बने हैं मेटल से, उनके कंपैरिजन में अब अलॉय ज्यादा हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स हो गए उसके, और कोरोसिव रेजिस्टेंस, उस पर रस्टिंग नहीं होगी, जंग नहीं लगेगा। जैसे हमारे घर में जो खाने के बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना वगैरह खाते हैं, जैसे सपोज करो स्टील के हम उसको बर्तन बोलते हैं, तो स्टील ना होके उसको क्या बोलते हैं हम, स्टेनलेस स्टील। 4 मेटल को मिलाकर वो बनाया गया है, जिसने उसको एक प्रॉपर्टी दी कि वो हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, गिर जाते हैं बर्तन कभी घरों में, यूटेंसिल्स तो टूटते नहीं है। ठीक है, जो घर के जो किचन के यूटेंसिल्स होते हैं वो टूटते नहीं, जनरली स्टेनलेस स्टील। रस्टिंग भी नहीं होता, बार बार खाना खा रहे पानी से धो रहे। जबकि आयरन मेटल, चूंकि आयरन है उसके अंदर आयरन है, उसके अंदर क्रोमियम है, उसके अंदर मैग्नीज है, और शायद मैग्नीशियम या निकल, ऐसे कोई एक और मेटल है। उसमें 4 मेटल को मिला के बनाया गया, लेकिन उसमें रस्टिंग नहीं हो रहा है। तो एलॉय बनाने का पर्पस ये था। अब एग्जाम्पल हमें बताना है, तो ब्रास मतलब पीतल। जब पीतल बनाया गया तो पीतल एक अलॉय है जिसमें कॉपर 60% है और जिंक कितना है, 40% है। तो ऐसे हमने इसको समझा अलॉय। नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटालिस्ट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स नंबर ई अच्छे कैटालिस्ट होते हैं। क्यों? बात वही हो गई कि इनके डी ऑर्बिटल में या डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण
इनको जिस रिएक्शन में मिलाया जाएगा, रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण अपने सरफेस पर रिएक्टेंट को एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्टेंट की एनर्जी को डाउन करेंगे, रिएक्टेंट सरफेस पर रिएक्ट करेंगे यानी इसके, और एक मीडिएटर कंपाउंड बनाएंगे, फिर आपस में रिएक्ट करेंगे, एनर्जी डाउन होगी, टेम्परेचर प्रेशर को कांस्टेंट करके फिर आपस में रिएक्ट करते प्रोडक्ट फॉर्म होता है और मेटल की सरफेस छोड़कर चले जाते। तो कैटालिस्ट क्या होते, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, रिएक्शन को कभी स्टार्ट नहीं करते, केवल रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते। जैसे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन होती है तो अमोनिया फॉर्म होता है, क्या बनता है, अमोनिया। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहां पर 3 लगा देंगे। अब इसमें आयरन पाउडर मिलाया जाता है, प्लस इसकी रिएक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें मॉलिब्डेनम मिलाया जाता है। इसको कैटालिस्ट प्रमोटर भी बोलते हैं, आयरन की ताकत को बढ़ा देता है ये, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट रिएक्ट करके अमोनिया बनाने लगते। टेम्परेचर भी इसमें होता है 200 atm प्रेशर और 450 के अबव इसमें टेम्परेचर होता है। लेकिन मेन रोल किसका है, मेन रोल है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट का। तो अब हम इसके आंसर को देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन ये था हमारा, कैटालिस्ट के समान बिहेव क्यों कर रहे हैं। आंसर, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गुड कैटालिस्ट बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। उनके पास पार्शियली फिल्ड मतलब डी ऑर्बिटल फुलफिल नहीं है, मीनिंग ये है कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, allowing them to easily accept or donate electrons, यानी जो डी ऑर्बिटल है वो थोड़ा भरा हुआ है, पार्शियली फिल है, फुलफिल नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, which enables them form complex with reactant के साथ एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाएंगे, एक्सिबिट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज कर सकते हैं रिएक्टेंट को अपनी सरफेस पर रखने के लिए। डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा वो अच्छा कैटालिस्ट माना जाता है। इफेक्टिवली लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्टेंट की एनर्जी को डाउन कर देंगे, केमिकल रिएक्शन एंड स्पीडिंग अप द रिएक्शन रेट, जिससे रिएक्टेंट सरफेस पर ही रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे और सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे कैटालिस्ट का काम होता है रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, आयरन मतलब Fe, आयरन का मतलब Fe इन द हेबर प्रोसेस फॉर अमोनिया प्रोडक्शन। तो अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल दिया, हेबर ने नाइट्रोजन को लैब में बनाया था, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा के एक कमर्शियल स्केल पर बहुत ज्यादा अमाउंट में अमोनिया का फॉर्मेशन उसने किया था। और इसमें Fe आयरन, जो आयरन है, आयरन पाउडर का इसने यूज किया था। तो आयरन ने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया था, बहुत फास्टली दोनों का रिएक्शन होकर अमोनिया बना होगा। इसलिए ऐसे सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते वो कैटालिस्ट कहलाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गेनिक कंपाउंड एंजाइम होते हैं, कितना भी खाते रहे एंजाइम उसको ब्रेक करता रहता है, तोड़ता रहता है, चाहे सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी खाए, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बॉडी के। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो हर वो सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड को बढ़ा देगा, इज कॉल्ड कैटालिस्ट। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, प्लेटिनम इन कैटालिटिक कन्वर्टर, निकल इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। 11th में पढ़ा है हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, यानी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा या अल्काइन को एल्कीन में, फिर एल्कीन से एल्केन बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। और सैवित्रीय सैंडरेंस मेथड भी बोलते हैं। वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी जैसे डालडा में कन्वर्ट करने में इस प्रोसेस का यूज होता है। नेक्स्ट F नंबर देखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक। ट्रांजिशन एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं। अब यहां पर इसमें और भी क्वेश्चन है, तो चूंकि इसमें हमने इसमें लॉजिक लगे यानी डी ब्लॉक
और एफ ब्लॉक को पढ़ने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझना जरूरी है। तो उतना तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, अगर आप उसको पढ़ते भी हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल का नॉलेज, उनकी पोजीशन पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जानकारी होनी चाहिए, इसकी थोड़ा सा स्टडी करें, फिर ये चैप्टर बहुत सिंपल रहेगा। तो मैंने आपको इसको कुछ क्वेश्चनों को अभी समझाया है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे वीडियो देखते तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कहाँ तक हमने इसके पार्ट 1 में समझा। इसका जो क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 5 का जो है एफ नंबर का क्वेश्चन बचा हुआ है, तो हम इसको बाद में समझेंगे। थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हुए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी भी बचे हुए, हालांकि ये भी सब इंपॉर्टेंट थे। तो चूंकि अभी आज के लिए हम इतना ही समझते हैं, मैं फिर बार बार आपसे कहता हूं, आप पूरा ट्रस्ट करके मेरे वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि समय बहुत कम है और उनके पास कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हमें पढ़ना कैसे। मैं फिर बता रहा हूं, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत अच्छे स्कूलों से बिलोंग करते होंगे, बहुत अच्छी कोचिंग में भी पढ़ते होंगे, टीचर भी बहुत मेहनत करते होंगे, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं गवर्नमेंट स्कूलों के इंटीरियर एरिया के कई बच्चे जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन चूंकि नेट हर कोने कोने तक है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो कहीं ना कहीं अगर उसको लगता है इंटरनेट का यूज कर रहा है तो मोबाइल का मिस यूज ना करके हम ऐसे कंटेंट ढूंढें या फिर नेट पर कि जिनको लगता है कि कंटेंट यानी कंप्लीट मटेरियल डाला है और उसको फॉलो अप करें, अपने प्रीवियस ईयर के पेपरों से हम उसको मैच करवाएं, अपने संबंधित टीचरों से पूछें, ये ना बताएं कि हमने चैनल पर देख रहे हैं किसी के, ये बताएं कि जो क्वेश्चन हमने लिखे हैं ये क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते, तो टीचर आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लैंग्वेज मिलाएं, अगर आपको लगता है कि मेरे आंसर्स बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे हैं और मेरे को याद जल्दी हो रहे, समझ में आ रहे, तो बिल्कुल आपको याद करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी कल मैं लेके आऊंगा, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। आप देख भी रहे मेरे वीडियो, रिस्पांस भी मिलता है, कमेंट्स भी करते, अच्छा भी लगता है, और आपके कमेंट्स के बेस पर ही मैं वीडियो बना रहा हूं, नहीं तो मैं सिस्टमेटिकली नंबर बाई नंबर वीडियो डाल रहा था। किसी ने कहा सर बायोमोलिक्यूल, मैंने उसका बना दिया, किसी ने कहा सर नेम रिएक्शन, किसी ने कहा सर ऑब्जेक्टिव, तो उसके बेस पर मैं बना रहा हूं। आगे और भी अच्छे वीडियो लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।